प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लक्ष्य हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 5 दो सींगों वाली परी का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। अपने इस पाठ को शुरू करने से पहले निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रेम और सहयोग के लिए। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं, दो सींगों वाली परी। बच्चों, भाग 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखक ने उस छोटी सी काली सुंदर दिखने वाली बकरी के बच्चे का नाम नीलम परी रखा था और उसके गले में एक घंटी भी बांध ली थी ताकि वो जहाँ भी रहें उन्हें पता चल जाए। तो आइए हम कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं। रात को मेरी चारपाई के नीचे ही वह चुपचाप सो जाती, मेरे पांव चाट कर मुझे प्रातः उठाती। उसे सवेरे सवेरे खेतों में घूमना बेहद पसंद था और उसका साथ मुझे भी अच्छा लगता था। किसी कुत्ते को साथ रखने की अपेक्षा मुझे उसका साथ इसीलिए भी अच्छा लगता क्योंकि न तो वह मुझे छोड़कर दूर कहीं जाती थी और न कुत्ते की तरह हर आने जाने अथवा रास्ते में मिलने वाले पर भौंकती थी। उसकी यह कमजोरी थी और वह थी रंग बिरंगी तितलियां। वह तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं की कहीं पहुंच जाती। बकरियां जल्दी ही बढ़ती हैं। उसका नाम नीलम परी रख देने पर भी वह अन्य बकरियों की तरह बड़ी होती गई। उसके 2 सींग भी निकल आए। उसे भूख भी खूब लगती। बगीचे में लगे मटर, शाक तथा फूल उसे विशेष रूप से अच्छे लगते। एक दिन दादी जी ने देखा कि मटर की सारी क्यारियां गायब है। मैंने नीलम को बचाने के लिए कह दिया कि फाटक खुला रह गया होगा और कोई गाय आकर खा गई। दादी जी कुछ बोली नहीं, लेकिन उनकी आंखों से मुझे इतना तो पता लगा कि वह असली अपराधी को जानती है। माली, जिसे हर तरह के पशु पक्षी से वास्ता पड़ता ही था, दूसरे दिन दादी जी के पास आया और बोला, मैं जब मटर की क्यारियां ठीक कर रहा था तो नीलम ने आकर पीछे से मुझे अपनी सींग मारे। पहले इसे बांध दीजिए, तब मैं कोई काम करूंगा। प्यारे बच्चों, कहानी के इस भाग में लेखक बताते हैं नीलम रात को लेखक के चारपाई के नीचे चुपचाप सो जाया करती थी और सुबह जो है वो लेखक के पांव चाटकर उन्हें प्रातः यानी सुबह जल्दी उठा दिया करती थी और उसे सवेरे सवेरे खेतों में घूमना बहुत अच्छा लगता था और उसका साथ लेखक को भी बहुत अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं कि कुत्ते की अपेक्षा यानी कुत्ते को पालने, बच्चों अपेक्षा का अर्थ है तुलना में, तो लेखक कहते हैं कि कुत्ते की तुलना में उन्हें बकरी का पालना अच्छा लगता है क्योंकि वह कहीं पर यह कुत्तों की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाती और दूसरा जो है कुत्ते जो है हर आने जाने पर भौंकते हैं, वह लेखक को अच्छा नहीं लगता। आगे लेखक कहते हैं कि उसकी एक कमजोरी थी और वह थी रंग बिरंगी तितलियां। तो बच्चों, तितलियों के पीछे भागना नीलम परी को बहुत अच्छा लगता था और बकरियां तो बहुत जल्दी ही बढ़ जाती हैं। बच्चों, लेखक कहते हैं कि मैंने उसका नाम नीलम परी रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बढ़ेगी। बकरियां तो अपनी तेजी से ही अपने समय पर ही बढ़ती हैं और अब नीलम परी के 2 सींग भी निकल आए थे। उसे बहुत भूख भी लगने लगी थी और उस भूख के चलते वह बगीचे के सारे मटर, शाक यानी सारी सब्जियां, फूल वगैरह खा लिया करती थी। एक दिन दादी जी को जो है वो मटर की क्यारियां गायब नजर आई तो लेखक ने जो है नीलम को बचाने के लिए कह दिया कि फाटक खुला होगा तो गाय ने ये सब कुछ खा लिया होगा। जबकि दादी जी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह जानती थी कि असली अपराधी दोषी कौन है और माली जो है वो हर तरह के पशु पक्षी से उसका वास्ता पड़ता था। दूसरे दिन वह दादी जी के पास आया और बोला कि जब मैं मटर की क्यारियां ठीक कर रहा था इसे आकर नीलम ने मुझे मार दिया। पहले आप इसे बांध दीजिए, फिर ही मैं कोई बगीचे का काम करूंगा। तो आइए हम कहानी का अगला हिस्सा पढ़ते हैं बच्चों। दादाजी हैरान हुए क्योंकि माली ने आज तक किसी की शिकायत नहीं की थी।
दादाजी को सोचता देख जी ने पूछा, और उस बकरी के दूध का क्या हुआ जिसके लिए तुम नीलम को ले आए थे? दादाजी अपनी दाढ़ी ही खुजाते रहे। हमें अनुमान हो गया कि शीघ्र ही कुछ होने वाला है, परंतु जो होने वाला है वह बिना मौसम की बरसात की तरह आ जाएगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। नीलम आए दिन सींगों से काम लेना सीख गई थी, सो उसके सींगों के विषय में फल वाले, बावर्ची, पोस्टमैन आदि सबकी शिकायतें आने लगी। अब नीलम की ओर पीट करना खतरे से खाली नहीं था। तो बच्चों, पाठ के इस भाग में दादाजी भी हैरान हो गए यह सुन के कि नीलम ने माली को पीछे से सींग मारी थी, क्योंकि माली ने आज तक किसी भी पशु पक्षी की कोई शिकायत नहीं की थी। तो दादाजी को यह बात बच्चों हैरान कर गई। दादाजी को इस तरह सोचते देखकर दादी जी ने कहा कि उस दूध का क्या हुआ जो नीलम से मिलने वाला था और मेरे वात की बीमारी में काम आने वाला था। दादाजी अपनी दाढ़ी को खुजलाते ही रह गए, लेकिन अब दादाजी को और लेखक को अनुमान हो गया था कि शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही कुछ होने वाला है, क्योंकि अब आए दिन नीलम की शिकायतें जो हैं आ रही थी। कभी फल वाला नीलम की शिकायत करता, कभी बावर्ची, कभी पोस्टमैन। बहुत जल्दी जो है कुछ करना होगा, ऐसा लेखक और दादाजी दोनों मिलकर सोच रहे थे। नीलम का दुर्भाग्य कि उन दिनों आ गई मेरी मौसी जानकी देवी। उनकी आदत थी कि हर फूल के पौधे को ध्यान से झुककर देखती और काफी देर तक देखती रहती। एक दिन बरामदे के बाहर वह एक फूल के पौधे के ऊपर झुकी हुई थी। नीलम ने दूर से देख लिया। उसने समझा कि फूलों का कोई प्रेमी आ गया है जो उसके स्वादिष्ट फूलों को खा जाएगा। तो उसने अपनी पूरी ताकत से मौसी को वहां से भगा देना चाहा। इस घटना के पश्चात तो नीलम का हमारे यहाँ और टिकना असंभव ही था। दादाजी के बहुत तेरा कहने पर भी मौसी जी ने दादाजी से मरहम पट्टी नहीं करवाई। दादी जी ने नीलम को एक मजबूत खूंटे से बांध दिया और माली से कहा कि बाजार ले जाकर जो भी पहला ग्राहक मिले उसी को बेच दे। तो प्यारे बच्चों, कहानी के इस भाग में नीलम का दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का मतलब होता है बुरा भाग्य, बुरी किस्मत, कि उन दिनों लेखक की मौसी जानकी देवी वहां पर आई हुई थी और उनकी आदत थी कि वो हर फूल और पौधे को झुककर देखती, बहुत ध्यान से देखती और काफी देर तक देखती रहती। एक दिन वह बरामदे के बाहर फूल के पौधे के ऊपर झुकी हुई थी। नीलम ने दूर से देख लिया और समझा कि उसकी फूलों का कोई प्रेमी आ गया है और उसके स्वादिष्ट फूलों को वह खा जाएगा, और यह सोचकर उसने अपनी पूरी ताकत से मौसी जी को वहां से भगा देना चाहा, यानी पीछे से उन्हें भी अपनी सींग मारे। दादाजी के बहुतेरा कहने पर भी, दादाजी ने बहुत बार उन्हें समझाया मरहम पट्टी कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई और दादी जी ने नीलम को एक मजबूत खूंटे से बांध दिया बच्चों। जैसे कहा कि इसे बाजार ले जाकर पहला ग्राहक मिलेगा उसे आप बेच दो। चलिए अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। नीलम जब जाने लगी तो मैं उसे विदा देने फाटक पर पहुंच गया। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह मेरी ओर शिकायत भरी नजरों से देख रही थी कि मैं इस यात्रा में उसके साथ क्यों नहीं चल रहा था। उसका कातर स्वर काफी देर तक मेरे कानों में गूंजता रहा। मैं वहां खड़ा खड़ा यही मनाता रहा कि उसका खरीदार कोई कोमल हृदय वाला हो, कोई ऐसा जिसके घर बकरी का मांस न खाया जाता हो। माली ने आकर बताया कि उसने 200 रुपए में नीलम को बेच दिया है। बाद में मुझे उसने अलग से बताया कि नीलम की आंखों में आंसू देखकर वह उसे बेचने बाजार नहीं ले जा सका और अपने घर पर बांध आया है। मैं बीच बीच में उसे देखने जाता रहा। एक दिन मैंने उसके साथ एक छोटा सा बच्चा देखा। मुझे उस दिन की याद आ गई जब पहली बार नीलम मुझे मिली थी। उस बच्चे की खाल भी मखमल की तरह मुलायम थी। वह भी परियों की तरह हल्के हल्के कदमों से नाच रहा था, मानो हवा में तैर रहा हो। तो प्यारे बच्चों, कहानी के इस अंतिम भाग में दादी जी ने नीलम को खूंटे से बांध दिया और ये ऐलान कर दिया कि अब इसे बेचा जाएगा बाजार में, और माली को कहा कि इसके लिए कोई ग्राहक ढूंढे।
कोई खरीदार ढूंढे। जब नीलम जाने लगी, जब माली उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगा, तब लेखक ने देखा कि तो उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से गीली थी और वह लेखक की ओर ऐसे देख रही थी जैसे वह लेखक से शिकायत कर रही थी कि इस अंतिम यात्रा में उसके साथ में क्यों नहीं है। लेखक जो है बस उसके लिए दुआएं करते रहे कि उसका खरीदार कोई ऐसा हो जिसके घर में जो है मांस न खाया जाता हो। और माली ने आकर बताया कि माली ने उसे 200 रुपये में बेच दिया है। बाद में माली ने लेखक को बताया कि नीलम की आंखों में आंसू देखकर माली उसे नहीं बेच पाया और उसने उसे अपने घर में ही बांध कर रखा है। लेखक जो है वो बीच बीच में उसे देखने के लिए जाते रहे और एक दिन लेखक ने देखा कि नीलम के साथ में उसका एक बच्चा है जो बिल्कुल नीलम की तरह ही था। मुलायम और मखमली खाल थी उसकी और वह भी बिल्कुल परियों की तरह ही हल्के हल्के कदमों से नाच रही थी, मानो हवा से बातें कर रही हो। इस पार्ट में हमने देखा कि जब हम किसी पशु या पक्षी से बहुत प्रेम करते हैं, फिर उनकी जुदाई जो है वो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते और फिर हमारा दिल लग जाता है, उनसे लगाव हो जाता है और जब वह बिछड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। लेखक को भी बहुत दुख हुआ नीलम के जाने का, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह माली के घर पर सुरक्षित है तो वो बहुत खुश हुए। धन्यवाद।